जी, आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम फिर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड उस टॉपिक का जो नाम है भाई वो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। चले भाई, तो देखते हैं भाई हमारा जो आज का टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं। In a democracy, the final decision should be made by elected representatives who understand the people's feeling with some input from experts. तो भाई एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो फाइनल डिसीजन होता है शुड बी मेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। किनके द्वारा बनाया जाता है? जो फाइनल डिसीजन होता है, अंतिम निर्णय जो लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, भाई जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा लिया जाता है। वो अंडरस्टैंड द पीपल्स फीलिंग विद सम इनपुट्स फ्रॉम एक्सपर्ट, जो भाई लोगों की भावनाएं समझते हैं और कुछ इनपुट लेते हैं। किससे भाई? एक्सपर्ट से। मान के चलो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो भाई वो लोगों की भावनाएं समझते हैं, प्लस जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिनको भी एग्रीकल्चर का अच्छा नॉलेज है, जो साइंटिस्ट है, एग्री साइंटिस्ट है, उनसे ये क्या लोग लेंगे? इनपुट लेंगे, लोगों की भावनाएं समझेंगे, फिर उनका कॉम्बिनेशन बना के और जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जाता है। After independence, most people agreed that India's development should focus on both economic growth and fairness in society. और भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद बहुत से लोग इस पे सहमत थे कि भाई भारत का जो विकास है वो किस पे फोकस होना चाहिए? वो बहुत मतलब दोनों चीजों के ऊपर फोकस होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी और फेयरनेस इन सोसाइटी, और भाई सोसाइटी के अंदर जो फेयरनेस है उसके ऊपर भी डिसाइड होना चाहिए। तो दो फैक्टर थे, कौन कौन सा था भाई? एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक जो बढ़ोतरी थी भाई, आर्थिक विकास था, और प्लस फेयरनेस इन सोसाइटी, सोसाइटी में, समाज में फेयरनेस के ऊपर। However, there was debate about how much the government should do ensure growth and fairness. लेकिन भाई अब डिबेट क्या है, अब वाद विवाद का विषय क्या है कि गवर्नमेंट कैसे, गवर्नमेंट को करना चाहिए और गवर्नमेंट इसको कैसे ग्रोथ और फेयरनेस लेके आएगी। तो इसके तरीकों के ऊपर जो है वो डिबेट है, वो वाद विवाद का विषय क्या है कि गवर्नमेंट इन लक्ष्यों को प्राप्त कैसे करेगी। देखते हैं नेक्स्ट भाई। डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। और भाई देखो डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, विकास का क्या है? डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए विकास के मायने अलग है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों, इट मीन्स वन थिंग्स टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्डिंग ए स्टील प्लांट। देखो भाई, अगर एक उद्योगपति है तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? वो एक स्टील प्लांट लगाए, इस्पात संयंत्र लगाए। अनदर टू समवन बाइंग स्टील इन सिटी, और दूसरे के लिए क्या है कि दूसरा भाई शहर में वो स्टील खरीदे। एंड समथिंग एल्स टू एन आदिवासी लिविंग इन दैट एरिया। और भाई अगर एक आदिवासी उस एरिया में रह रहा है तो उसके लिए सिंपल सी बात है, वो अलग रहेगा। दैट दिस इज वाई डिस्कशंस अबाउट डेवलपमेंट ऑफन लीड टू डिसएग्रीमेंट्स एंड डिबेट्स। और इसीलिए जो डिस्कशन है विकास के, जो चर्चा परिचर्चा है विकास के संदर्भ में, वो किसको जन्म देती है? वो जन्म देती है, इट लीड्स टू डिसएग्रीमेंट्स एंड डिबेट, वाद विवाद और असहमतियों को वो जन्म देती है। डेवलपमेंट वाज सीन एज बिकमिंग मोर मॉडर्न विच मीन बिकमिंग लाइक द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज इन द वेस्ट। और भाई देखो डेवलपमेंट को देखा गया किसकी तरह? मोर मॉडर्न बनने की तरह, अत्यधिक आधुनिक बनने की तरफ, विच मींट बिकमिंग लाइक द, और इसका मीनिंग क्या था? किसकी तरह बनना है? इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज इन द वेस्ट, जो भाई पश्चिम में जो औद्योगिकरण वाली जो कंट्रीज हैं उनकी तरह बनने को ही डेवलपमेंट माना गया था। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड। Modernization was also associated with the ideas of growth, material progress and scientific rationality. अब देखो भाई क्या है, जो मॉडर्नाइजेशन है, जो आधुनिकता है, वाज also associated with the ideas of, कौन से आइडियाज के साथ? ग्रोथ, बढ़ोतरी, मटेरियल प्रोग्रेस, भाई जो मटेरियल प्रोग्रेस है, और साइंटिफिक रेशनल होने की जो बात थी, इसके अनुसार एसोसिएटेड किया जाता है, इन तीन फैक्टर्स के अनुसार एसोसिएटेड कहा जाता है किसको भाई? मॉडर्नाइजेशन को, आधुनिकता। On the eve of independence, India had before it two models of modern development: the liberal capitalist model, as in much of Europe and the US, and the socialist model, as in the USSR.
और भाई भारत की स्वतंत्रता की संध्या पर, ठीक है, पहली संध्या पर इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। भारत के पास दो मॉडल्स हैं। कौन कौन से हैं भाई? द लिबरल, एक उदारवादी पूंजीवादी तरीका था, जो कहां पे था भाई? यूरोप में था और यूएस में था। ठीक है, पहला कौन सा है? पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म वाला। दूसरा है सोशलिस्ट मॉडल इन द यूएसएसआर, और भाई दूसरा है समाजवादी जो तरीका है, समाजवादी जो ढांचा है, वो कहां पे? यूएसएसआर में। क्योंकि आपने पढ़ा भी है बच्चों, जब हम दूसरी बुक को डिस्कस कर रहे थे, जब बायपोलर होता है वर्ल्ड, तो दो आइडियोलॉजी थी। द फर्स्ट वन इज कैपिटलिज्म, द अनदर वन इज सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो जो यूएस का धड़ा था, यूएस का ग्रुप था, वो कौन सी पॉलिसी को फॉलो करता था, कौन सी आइडिया को फॉलो करता था? दैट वाज कैपिटलिज्म। और दूसरा जो यूएसएसआर वाला है, वो किसको करता? वो करता था भाई कम्युनिज्म और सोशलिज्म को। चले नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं भी प्लानिंग के बारे में, कि वो डेवलपमेंट जो है उसकी प्लानिंग कैसे, ठीक है, उसकी प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्पाइट डिफरेंसेस एवरीवन एग्रीड ऑन वन थिंग, development could not be left to private individuals and the government needed to create a plan for it। अब देखो भाई, डिस्पाइट डिफरेंसेस एवरीवन एग्रीड ऑन वन थिंग, ठीक है, मतभेद होने के साथ साथ, अंतर होने के साथ साथ भाई सभी एक बात पे एग्री होते हैं, क्या? कि डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स। भाई निजी लोगों के साथ क्या नहीं होना चाहिए? डेवलपमेंट को उनके ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए, उनके भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। एंड द गवर्नमेंट नीडेड टू क्रिएट ए प्लान फॉर इट, और भाई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसके लिए एक प्लान बनाना चाहिए। समझो बात को, सब लोग आपस में भले ही कितने विचारा भेद हैं, मतभेद हैं, लेकिन एक चीज पे एग्री करते हैं कि डेवलपमेंट वो निजी हाथों में नहीं सौंप देना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को, उसके लिए सरकार को, तंत्र को क्या करना चाहिए? एक प्लान बनाना चाहिए, एक योजना बनानी चाहिए। In 1944, some big industrialists came together and created a proposal for planned economy called the बॉम्बे प्लान। देखो भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉम्बे प्लान क्वेश्चन क्या बन सकता है? हमेशा मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि कभी भी पढ़ते टाइम आपको क्या देखना है, कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो भी 1944 में, 1944 में जो कुछ बड़े उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम के, वो इकट्ठा होते हैं और एक प्रपोजल क्रिएट करते हैं। और वो प्रपोजल क्या? प्लैंड इकोनॉमी के लिए, ठीक है। वो क्या प्रपोजल था? उसको बोला जाता है बॉम्बे प्लान। तो आपको ध्यान रखना है, बॉम्बे प्लान जो प्रपोज किया गया था, वो कब किया गया था? 1944 में। किसके द्वारा किया गया था? जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो सब मिले, और भाई प्लान प्रोग्रेस के लिए, प्लान इकोनॉमी के लिए वो सब मिले, उन्होंने एक प्रपोजल रखा, एंड दैट प्रपोजल वाज नेम्ड एज बॉम्बे प्लान। It suggested that the government should take the land in industrial and economic investment। तो भाई इन्होंने क्या सलाह दी? इट सजेस्टेड दैट, इस बॉम्बे प्लान के अकॉर्डिंग क्या था? कि गवर्नमेंट शुड टेक द लीड इन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, कि भाई गवर्नमेंट को लीड करना चाहिए आर्थिक और जो औद्योगिक इन्वेस्टमेंट है उनके अंदर। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई? लीड करना चाहिए, उनके अंदर गवर्नमेंट को नेतृत्व करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। Soon after India became independent, the Planning Commission came into being. The Prime Minister was its chairperson. It became the most influential and central machinery for deciding what path and strategy India would adopt for its development। अब देखो भाई, भारत की स्वतंत्रता के बाद एक कमीशन बनाया गया, और उस कमीशन का क्या नाम रखा गया भाई? उस कमीशन का नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन, ठीक है। योजना आयोग, लिख भी देता हूं इधर, योजना आयोग। और भाई इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता था बोल रहा हूं, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसका जो चेयरपर्सन होता था वो होता था भाई प्राइम मिनिस्टर। मतलब सिंपल सी बात है कि एक्स ऑफिशियो उसको बोल सकते हैं, पदेन अध्यक्ष उसको बोल सकते हैं, कि भाई प्लानिंग कमीशन का ऑटोमेटिकली जो चेयरपर्सन रहेगा वो रहेगा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अभी ये जो योजना आयोग है ये चेंज हो गया भाई नीति आयोग में, नीति आयोग में। ध्यान देना है, अभी जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, इसको बोलते हैं भाई नीति आयोग। इट बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग व्हाट पाथ एंड स्ट्रेटजी। और भाई ये क्या था? ये एक सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और सेंट्रल मशीनरी था डिसाइड करने के लिए कि क्या रास्ता रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए।
तो कौन सी रहेगी? वो रहेगी प्लानिंग कमीशन के हम बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसी मशीनरी थी, एक ऐसा तरीका था, एक ऐसा कमीशन था जो डिसाइड करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा भारत का विकास कैसे होगा, मतलब स्ट्रेटजी और तरीका रास्ता अपनाने के लिए, अख्तियार करने के लिए भाई प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और यही डिसाइड करने वाला एक आयोग रहने वाला था। चले नेक्स्ट देख लेते हैं। दी अर्ली स्टेप्स, कुछ भाई जो अर्ली स्टेप्स लिए गए, जो कुछ कदम उठाए गए, जो प्रारंभिक कदम उठाए गए, उनके बारे में देख लेते हैं। लाइक द यूएसएसआर, इंडियाज प्लानिंग कमीशन चूज टू यूज 5 ईयर प्लान FYPs फॉर डेवलपमेंट। और भाई यूएसएसआर की तरह, ठीक है, सोवियत यूनियन की तरह यहां भी प्लानिंग कमीशन को चूज किया गया, ठीक है। और वो जो प्लानिंग कमीशन चूज टू 5 ईयर प्लान, और वही प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, 5-5 वर्ष के पंचवर्षीय जो प्लान थे, FYPs उनको बोलते हैं, 5 ईयर प्लान, उनको डेवलपमेंट के लिए चूज किया, ठीक है। तो भारत ने क्या किया और किसकी नकल से किया, किसको देख के, किससे प्रभावित होकर, इंस्पायर होकर किया? यूएसएसआर से 5 ईयर का प्लान। और इस 5 ईयर प्लान में क्या रहता था कि प्रॉपर एक लक्ष्य रहता था कि हमें ये लक्ष्य अचीव करना है, कैसे करना होगा, ये काम किसका था? प्लानिंग कमीशन का। अब प्लानिंग कमीशन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करता है? एक स्टेप उठाता है, एंड द स्टेप वाज 5 ईयर प्लान। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर 1951 क्रिएटेड ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री। और जो पहला 5 वर्षीय पंचवर्षीय जो योजना थी, 5 ईयर प्लान था, वो इंट्रोड्यूस होता है देश में दिसंबर 1951 को, दिसंबर 1951 को। क्रिएटेड ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री, और भाई ये क्या कर देता है? एक्साइटमेंट क्रिएट कर देता है देश के अंदर। This excitement grew even more with the second 5 year plan in 1956 and lasted through the third 5 year plan in 1961। और भाई ये एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। सेकंड 5 ईयर प्लान जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 1956 में, एंड द थर्ड वन इज इन 1961 में। तो पहली योजना कब आई? पहली आई 1951 में। 5 ईयर प्लान फर्स्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1951, the second 5 year plan was introduced in 1956, and after 5 years the third 5 year plan was introduced in 1961। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में इंट्रोड्यूस की गई, दूसरी 1956 में, और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो इंट्रोड्यूस की गई भाई 1961 के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और भाई जो पहला 5 ईयर प्लान था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। The first 5 year plan addressed mainly the agrarian sector including investment in dams and irrigation। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी भाई वो किसके ऊपर फोकस किया गया? वो फोकस करती थी किसके ऊपर? एग्रेरियन सेक्टर, भाई कृषि जो सेक्टर था, कृषि जो का जो सेक्टर है उसके ऊपर, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन। डैम्स और इरिगेशन के ऊपर भी फोकस करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जब डैम्स बनेंगे तो नहरें बनेंगी, कैनाल्स बनेंगी, कैनाल्स बनेंगी तो क्या होगा? फिर इरिगेशन होगा, इरिगेशन होगा तो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस अच्छे से किया जा सकता है। One of the basic aims of the planners was to raise the level of national income। और भाई देखो जो बेसिक एम था, बेसिक लक्ष्य था, जो ठीक है मूल लक्ष्य था, मूल उद्देश्य था, वो क्या था भाई? वो था टू रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो भाई राष्ट्रीय आय के लेवल को, राष्ट्रीय आय के स्तर को बढ़ाना। पीपल सेविंग डिड राइज इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्लान प्रोसेस अंटिल द एंड ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। अब देखो जो लोगों की सेविंग थी वो क्या होती है भाई? जो लोगों की सेविंग्स थी वो बढ़ी फर्स्ट प्लान ऑफ प्लान प्रोसेस अंटिल द एंड ऑफ, और अंटिल द एंड ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। Later from the early 1960s till the early 1970s, the proportion of saving in the countries actually dropped consistently। अब देखो भी क्या होता है, 1960 के दशक से पहले की शुरुआत से लेके 70 के दशक की पहले की शुरुआत तक जो प्रोपोर्शन है सेविंग्स का वो क्या होता है भाई? ड्रॉप्ड कंसिस्टेंटली, वो लगातार गिरता हुआ जाता है। चलें तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। द सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड वाज प्रिपेयर्ड बाय ए टीम लेड बाय इकोनॉमिस्ट PC महलनोबिस। ठीक है, इनके बारे में भी देखेंगे, भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे इनके बारे में भी। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, वो फोकस करती है
हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर, भाई बहुत बड़ी बड़े उद्योगों के ऊपर, एंड वाज प्रिपेयर्ड बाय ए टीम लीड बाय इकोनॉमिस्ट पीसी महालनोबिस। अब भाई इस टीम को जो लीड करता है, इस टीम को जो लीड करते हैं, जिन जो ये 5 ईयर प्लान क्रिएट करते हैं, उनका नाम था भाई प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। प्रसन्नता इनका मैं लिख देता हूँ भाई, जो इनका नाम था वो था प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। भाई इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 29 जून। छोटी सी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, कोई इतनी खास बात नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 1893। और डेथ हुई थी भाई इनकी 28 जून 1972। और इनको भाई इनके बारे में एक फैक्ट और बता देता हूं, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, भारतीय सांख्यिकी का जनक इनको कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस थे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। बर्थ होता है इनका 29 जून 1893 में, और डेथ होती है भाई 28 जून 1972 में। चले, तो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोकस किया हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर, और जो टीम प्लानिंग कमीशन को देख रही थी उसको लीड कर रहे थे ये लोग, उसका नाम था, उनका नाम था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। द गवर्नमेंट पुट हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज। और भाई देखो क्या होता है, गवर्नमेंट हाई टैक्सेस कर देती है किसके ऊपर, ऑन इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज। लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य ये भी था कि भाई जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चीजों को बनाना सीखें, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पे डिपेंड ना रहें। तो क्या होता है भाई, उसके लिए अब आपको देखो क्या कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, आपकी बाहर से चीजें आए तो आप उनके ऊपर हाई टैक्स लगा दो। गवर्नमेंट क्या करती है, हाई रेट ऑफ टैक्स उनके ऊपर इम्पोज कर देती है, जिससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या होंगे, वो मोटिवेट होंगे कि यार हम जो बाहर से सामान मंगवा रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स देने की बजाय अगर हम खुद प्रोडक्शन करें तो हमें क्या होगा, वो सामान सस्ता पड़ेगा, वो कमोडिटी सस्ती पड़ेगी। दिस प्रोटेक्शन हेल्प बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज ग्रो। और भाई ये जो प्रोटेक्शन थी इसने हेल्प किया किसको, पब्लिक और प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज थी उनको ग्रो करने में, दोनों को ही हेल्प किया। The third plan was not significantly different from the second। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, वो सिग्निफिकेंटली क्या था, डिफरेंट नहीं था किससे भाई, सेकंड 5 ईयर प्लान से। Critics pointed out that the plan strategies from this time around displayed on the unmistakable urban bias। और भाई जो critics हैं, जो आलोचक हैं, वो क्या कहते हैं कि जो ये प्लान स्ट्रेटजी थी, ठीक है, ये मतलब किसको द्योतक है, किसको डिस्प्ले करती है, अनमिस्टेकेबल अर्बन बायस, कि शहरी विकास जो है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस है। अर्बन बायस मतलब भाई डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाते हैं जो आलोचक हैं कि ये फोकस इसका किसके ऊपर था, अर्बन इंडस्ट्रीज के ऊपर, या फिर बोले कि अर्बन कल्चर के ऊपर, या फिर हम बोले कि भाई अर्बन सेक्टर के ऊपर इसका फोकस ज्यादा था। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट की कंट्रोवर्सीज। अब भाई कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। The strategy of development followed in the early year raised several important questions। और भाई जो strategy थी डेवलपमेंट की, वो followed in the early years raised several important questions। भाई कुछ important जो प्रश्न थे उनको भी उठाती है। पहला फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। पहला क्या था भाई, कृषि, कृषि बनाम उद्योग। कृषि बनाम उद्योग। दूसरा देखते हैं भाई, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, निजी वर्सेस भाई जो सरकारी, सरकारी था, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर जो भाई निजी क्षेत्र था, तो सरकारी वर्सेस निजी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री के बारे में। मैनी थॉट दैट द सेकंड प्लान लैक्ड एन एग्रेरियन स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट एंड द एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्री कोज्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडिया टू सफर। अब इसको भी समझने हैं भाई। देखो इसमें क्या कहा गया है कि भाई बहुत सारे थॉट कहते हैं कि जो दूसरा प्लान था, वो दूसरा प्लान था उसमें क्या था कि भाई उसमें कृषि के ऊपर कृषि रणनीति का अभाव था,
सिंपल सी बात समझना है। विकास के लिए कृषि रणनीति का अभाव था। और दूसरा क्या था कि उद्योग पर जोर देने की बात की गई थी, एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्री, जो उद्योग पे जोर देने की बात की थी। कोज्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडिया टू सफर, और भाई इससे ग्रामीण भारत को क्या हुआ, नुकसान हुआ। गांधीयन इकोनॉमिस्ट जे सी कुमारप्पा proposed an alternative blueprint that put greater emphasis on rural industrialization। अब देखो भाई, इनको गांधीयन इकोनॉमिस्ट क्यों कहा है? कुछ लोगों को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है कि वो गांधी जी को सिर्फ ये मानते हैं कि भाई वो सिर्फ चरखा चलाने वाले थे, आंदोलन करने वाले थे, लेकिन नहीं, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। मतलब अगर हम बोले कि भाई वो डिकेड्स में भी जो है, उस टाइम की जो सदियों में अगर हम बात करें, डिकेड्स की तो क्या ही, सदियों की बात करें, सेंचुरीज की बात करें, तो वो ग्रेट स्कॉलर थे भाई। उनको इकोनॉमिक्स का भी अच्छा नॉलेज था, उनको लॉ का भी अच्छा नॉलेज था, उनको सोशियोलॉजी का भी अच्छा नॉलेज था। ठीक है। तो गांधीयन इकोनॉमिस्ट कहा जाता है कि जो गांधी की इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं उनको जो फॉलो करते हैं। तो इनका नाम है भाई जेसी कुमारप्पा। ये प्रपोज करते हैं एक अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट, और उसमें क्या है कि भाई हमें फोकस करना चाहिए गांव के जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, ठीक है, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी हमें क्या करना चाहिए, ग्रामीण औद्योगिकरण के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर जोर देना चाहिए। Others thought that without a drastic increase in industrial production, there could be no escape from the cycle of poverty। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे जो विचार थे, उनका क्या मानना था कि एक ड्रास्टिक इंक्रीज जब तक नहीं होगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, तब तक देयर कुड बी नो एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। जो भाई ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, जो गरीबी का ये चक्र है, हम इससे नहीं भाग सकते, इससे नहीं निकल सकते हैं। एंड वो क्या मानते हैं कि इससे निकलने का क्या ही तरीका है, ड्रास्टिक इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ड्रास्टिक इंक्रीज होना चाहिए। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट की कंट्रोवर्सी है वो है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। तो पहला हमने पढ़ा भाई एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। अब हम दूसरा जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भाई हम पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। इंडिया चूज ए मिक्स्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट। देखो भाई ये मिक्स अप्रोच क्या थी? आपको पता है दो आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती थी वर्ल्ड में। फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट एंड द सेकंड वन इज, दूसरी क्या है भाई, वो है समाजवादी या कम्युनिज्म, जिसको बोले मार्क्सवाद। अब देखो समझने की बात क्या है कि भारत के पास दोनों ही ऑप्शन थे, तो भारत ने क्या किया कि दोनों से कुछ कुछ चीजें ले ली, कुछ कुछ पॉइंट्स दोनों आइडियोलॉजी से लिए, और भारत की डेवलपमेंट के लिए उनको यूज किया, और उसी को बोला जाता है मिश्रित अप्रोच या फिर मिक्स्ड अप्रोच। इट डिड नॉट फुली फॉलो द कैपिटलिस्ट मॉडल। ना तो ये पूर्णतः क्या था भाई, ये पूंजीवाद के मॉडल को फॉलो करते थे, वेयर प्राइवेट बिजनेसेस कंट्रोल डेवलपमेंट, नोर द सोशलिस्ट मॉडल वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल प्रोडक्शन एंड एलिमिनेट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब देखो मिक्स्ड अप्रोच का मतलब क्या है दोस्तों? मिक्स्ड अप्रोच का सिंपल सा मतलब है कि ना तो सारे कंट्रोल जो है वो प्राइवेट बिजनेसेस के हाथ में है विकास के, कि भाई वो, और ना ही क्या है सोशलिस्ट मॉडल फॉलो किया कि जिसके अंदर भाई गवर्नमेंट कंट्रोल करे, सरकार कंट्रोल करे सभी प्रोडक्शन को, और भाई एलिमिनेट कर दे प्राइवेट प्रॉपर्टी को। Elements from both these models were taken and mixed together in India. Thus, it was called mixed economy. So, we already discussed that both we were taken elements from both ideologies, from capitalist and capitalism and socialism. So, हमें इसको क्या बोला है? हमने इसको बोला भाई mixed economy. Critics said the planners didn't give the private sector enough room or support to grow। अब देखो भाई क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि प्लेनर्स ने प्राइवेट सेक्टर को क्या नहीं दिया, इनफ स्पेस नहीं दिया ग्रो करने के लिए। अदर्स फेल्ट द गवर्नमेंट डिडंट गो डू इनफ, स्पेशली इन फंडिंग पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। दूसरे लोग क्या मानते हैं? दूसरे लोगों का मानना यह है कि गवर्नमेंट ने इनफ नहीं किया, मतलब काफी नहीं किया, स्पेशली फंडिंग इन फंडिंग पब्लिक एजुकेशन, भाई जो लोक शिक्षा है, जन शिक्षा है, और हेल्थ केयर के, लोगों की शिक्षा और लोगों के हेल्थ केयर की बात अगर की जाए तो कुछ लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट ने वहां पर जो निर्धारित या फिर मतलब जो काफी जो जरूरत के जो एफर्ट्स थे वो नहीं डाले भाई। चलें अब हम देखते हैं भाई, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर आउटकम्स। जो मेजर आउटकम्स हैं भाई उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। लैंड रिफॉर्म्स वर नॉट सक्सेसफुल इन मोस्ट एरियाज। और भाई जो लैंड रिफॉर्म्स थे भाई, ठीक है, जो भूमि सुधार थे वो सक्सेसफुल नहीं रहते हैं बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे क्षेत्रों में।
पॉलिटिकल पावर स्टेड विद लैंड ओनर्स, और भाई जो पॉलिटिकल पावर थी, जो राजनीतिक शक्तियां थी, वो किसके साथ रुक रहती है भाई? लैंड ओनर्स के साथ। बिग इंडस्ट्रियलिस्ट कंटिन्यूड टू बेनिफिट एंड पॉवर्टी रिमेन हाई, और भाई जो बड़े उद्योगपति थे, ठीक है, उनको बेनिफिट होता रहता है, और पॉवर्टी जो है वो उसकी पॉवर्टी का लेवल जो है वो अप होता रहता है, बढ़ता रहता है। Early planning efforts focused on economic growth and improving the well-being of all citizens, but achieved limited success. देखो भाई, जो अर्ली जो जो प्राथमिक या जो शुरुआती जो प्लानिंग एफर्ट्स थे, वो फोकस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे एंड इम्प्रूविंग द वेल बीइंग ऑफ ऑल सिटीजन्स, और भाई सभी लोगों की जो स्थिति थी उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, फोकस करते हैं, बट अचीव्ड लिमिटेड सक्सेस, लेकिन जो सफलता है वो कितनी मिलती है? वो लिमिटेड ही मिलती है। पीपल who gained from unequal development became politically powerful, और भाई जिन लोगों को अनइक्वल डेवलपमेंट, ठीक है, असमान विकास की वजह से जिनको फायदा हुआ, वो क्या हो गए? पॉलिटिकली पावरफुल हो गए, राजनीतिक रूप से मजबूत हो गए, मेकिंग इट हार्डर टू ब्रिंग अबाउट द नीडेड चेंजेस। अब देखो भाई, मेकिंग इट हार्डर, और भाई इसको मुश्किल बना दिया कि भाई जो नीडेड चेंजेस थे, जो भाई निर्धारित और जो आवश्यक जो चेंजेस थे, बदलाव थे, वो आने में क्या हुई? फिर भाई ये चीज हार्ड हो गई, मतलब मुश्किल हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब हम बात करते हैं फाउंडेशंस की भाई। In the early phase of planned development, the foundations of India future economic growth were laid. ठीक है, और भाई जो पहला जो चरण था प्लान डेवलपमेंट का, तो वो क्या करता है भाई? द फाउंडेशंस ऑफ इंडिया फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, और भारत की जो भविष्य की आर्थिक ग्रोथ थी, उसका फाउंडेशन रखता है ये, मतलब उसकी नींव रखता है। These included mega dams like Bakhra Nangal and Hirakund for irrigation and power generation. अब देखो भाई, इसमें क्या क्या था भाई? जो बड़े बड़े डैम्स थे, जो बड़े बड़े बांध थे, जैसे भाई बाखड़ा नंगल डैम और हीराकुंड, फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन। तो भाई इन बांधों का निर्माण किसके लिए किया गया? द फर्स्ट वन इज इरिगेशन, सिंचाई के लिए, और दूसरा रीजन क्या था भाई? पावर जनरेशन के लिए, बिजली के उत्पादन के लिए। अब आपके लिए दोस्तों दो छोटे से क्वेश्चन है, वो ये रहेंगे कि आपको ये देखना है जो भाखड़ा नांगल डैम है ये कौन सी रिवर पे है, और जो हीराकुंड डैम है ये कौन सी रिवर पे है, और ये छोटी छोटी जानकारियां आपको बड़ी काम आने वाली है। Some of heavy industries in the public sector, steel plants, oil refineries, manufacturing units, defense production, etc., were started during this period. Infrastructure for transport and communication was improved substantially. अब देखो भाई क्या है कि भाई कुछ हैवी इंडस्ट्री थी पब्लिक सेक्टर की, जैसे भाई हम बात करें स्टील प्लांट्स की, ऑयल रिफाइनरीज की, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, और डिफेंस प्रोडक्शन की, तो ये क्या गई? स्टार्ट की गई भाई इसी पीरियड के दौरान। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली, और भाई क्या हुआ भाई? सब्सटेंशियली जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए, वो भी इम्प्रूव किया गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लैंड रिफॉर्म्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं भाई लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, भूमि सुधारों के बारे में। ड्यूरिंग दिस टाइम serious efforts were made to reform agriculture, including abolishing the जमींदारी सिस्टम फ्रॉम द colonial era। और भाई जो colonial era से, जो कॉलोनी वाले काल से, जब हम कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की, तो उस समय से चली आ रही जमींदारी व्यवस्था को अबोलिश किया गया, और भाई क्या किया गया? सीरियस एफर्ट्स डाले गए, वर मेड टू रिफॉर्म एग्रीकल्चर, कृषि में सुधार करने के लिए क्या डाले गए भी? सीरियस एफर्ट्स डाले गए, इंक्लूडिंग एबोलिशिंग द जमींदारी सिस्टम फ्रॉम द कॉलोनियल एरा। और भाई जो कॉलोनी औपनिवेशिक काल से जो जमींदारी सिस्टम था उसको भी एबोलिश किया गया। Efforts to combine small land holdings into larger, more efficient farms were also quite successful। और भाई जो छोटी जोत से बड़ी जोत में उनका मर्जर कंबाइन करना था, छोटी जोतों को और बड़ी बनाना था, ये भी क्या रहता है भाई? मोर एफिशिएंट फार्म्स वर आल्सो क्वाइट सक्सेसफुल, और ये भी क्या रहता है भाई? क्वाइट सक्सेसफुल रहता है। However, despite the good intentions of some leaders, powerful social groups often control policy making and its implementation। और भाई देखो,
अ, कुछ अच्छे लीडर्स की गुड इंटेंशंस होने के साथ साथ भी पावरफुल सोशल ग्रुप्स ऑफन कंट्रोल, और वही ये कंट्रोल करते हैं पॉलिसी मेकिंग को और उनके इम्प्लीमेंटेशन को। समझो ध्यान से, देखो क्या है कि नेताओं, कुछ लीडर्स की क्या थी, कुछ लीडर्स की जो सोच थी, इंटेंशन थी, वो काफी सही थी, लेकिन उसके बाद भी जो पावरफुल, जो शक्तिशाली जो सोशल ग्रुप्स थे, वो कंट्रोल करते हैं पॉलिसी मेकिंग को और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को, कि भाई उनका इम्प्लीमेंट कैसे वो हो रही। नेक्स्ट देखते हैं भाई, द ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम बोलते हैं हरित क्रांति। इसको बोलते हैं भाई हरित क्रांति। ये भाई 1960s में लाई गई थी, ठीक है। 1960s में ये हरित क्रांति लाई गई थी। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए न्यू स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू इंश्योर फूड सफिशिएंसी। और भाई देखो, एक समय ऐसा था कि हमारे पास अपने देश की जनता के लिए पेट भरने के लिए भी हम इतना अनाज नहीं उत्पादन कर पाते थे, इतना अनाज प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। तो भाई उस अनाज की कमी को पूरा करने के लिए हम एक स्ट्रेटजी लेके आए, एंड दैट स्ट्रेटजी वाज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, दैट strategy was known as Harit Kranti. It was decided to put more resources into those areas which already had irrigation and those farmers were already well off. अब देखो भाई, डिसाइड किया गया कि पहले उन ही किसानों के ऊपर, उन ही एरियाज के ऊपर फोकस किया जाए जहां पे इरिगेशन के साधन है और जो किसान पहले से ही ठीक ठाक अवस्था में है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यार, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें तो फोकस उन एरियाज पे करना चाहिए था जहां पे इरिगेशन के सिस्टम नहीं है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ये करने के पीछे जो उद्देश्य था उस समय, ये था हरित क्रांति के पीछे फोकस, जो अच्छे किसान, मतलब अच्छे किसान जो अच्छी स्थिति के किसान थे और जो इरिगेशन के जहां पे अच्छे साधन थे, सिंचाई के साधन जहां पे अच्छे थे, वहां पे फोकस करने का जो उद्देश्य था वो यह था कि भाई हम क्या करेंगे, उन्हीं किसानों के ऊपर और ज्यादा फोकस करेंगे ताकि वो क्या कर पाए, उनके पास ऑलरेडी इरिगेशन के साधन है। तो अगर उन्हीं के ऊपर और फोकस किया जाएगा तो भाई कम एफर्ट्स में ज्यादा आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि वो किसानों के पास पहले से ही सुख सुविधा, मतलब थोड़े से साधन है, सुविधाएं हैं। तो उन्हीं सुविधाओं में कुछ और सुविधाएं और उनको कुछ और हेल्प अगर दे दी जाए तो वो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। और ये रिजल्ट पॉजिटिव भी रहा, ये रिजल्ट देखा भी गया। और ये एरियाज कौन से थे, जैसे पंजाब है, इरिगेशन के अच्छे साधन है। हरियाणा का जो मोस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा है, ठीक है, जो कुछ पार्ट है हरियाणा के, साउदर्न हरियाणा को छोड़ दें तो वहां भी फोकस अच्छा किया गया। वेस्टर्न यूपी है, तो इन एरियाज में ही ज्यादा क्या किया गया, भी फोकस किया गया और उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आए। The government offered high-yielding variety seeds, fertilizers, pesticides, better irrigation at highly सब्सिडाइज्ड प्राइस। अब देखो उस गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई जो उच्च गुणवत्ता के बीज थे जिनसे प्रोडक्शन क्या हो, यील्ड ज्यादा हो। फर्टिलाइजर्स, खादों के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया, भाई उनको खूब खाद दिए गए। और दोस्तों आज के एरा में हम बात करें तो जो ये हरित क्रांति थी, खासकर हम बात करें भाई हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वेस्टर्न यूपी की, तो यहाँ पे जो हेल्प की गई थी, जो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन के लिए जो हरित क्रांति आई थी, आज कहीं ना कहीं वही हमारे लिए कर्स बन गई है, अभिशाप बन गई है। क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों, इन्हीं एरियाज में ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में आज भी किसान क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से भाई कैंसर जैसे जो घातक रोग हैं वो भी अब अनाज के माध्यम से, वो क्योंकि वो दवाइयां, उनके अंश कुछ रह जाते हैं भोजन में, अनाज में, और फिर जब हम उसका इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में आते हैं, एंड इट मे कॉजेस कैंसर, कैंसर जैसे भी भाई डिफिकल्ट और जो बहुत खराब जो रोग है वो। तो अभी हम देख लेते हैं, इस पे फोकस करते हैं। उनको सब्सिडी पे दिए गए भाई, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज दिए गए, ठीक है, इरिगेशन के साधन उनको मुहैया कराए गए, एग्रीकल्चर, जैसे आप देखेंगे तो भाई जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी सरकार द्वारा क्या दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है ताकि प्रोडक्शन अच्छा कर पाए वो लोग। The government also gave guarantee to buy the produce for the to the of the farmers at a given price, which was the beginning of the green revolution. और देखो उनको सब साधन दिए गए, उनको भाई उच्च गुणवत्ता के बीज दिए गए, उनको पेस्टिसाइड्स दिए गए सब्सिडी पे, और उनको इंश्योरेंस दिया गया, उनको भी अश्योर, ये चीज भी मतलब एश्योरेंस दिया गया, इंश्योर की गई कि भाई जो उनका प्रोडक्शन है उनको भी एक सरकार एक गिवन प्राइस पे क्या कर लेगी, खरीद लेगी। और इसी से शुरुआत होती है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। इसी से जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो होती है भाई हरित क्रांति की।
चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। ग्रीन रिवॉल्यूशन ही टॉप हेडिंग रहेगा। द ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू मॉडरेट एग्रीकल्चरल ग्रोथ मोस्टली बाय इंक्रीजिंग व्हीट प्रोडक्शन। और देखो भाई इसका जो मॉडरेट एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुई इस वजह से, और जो बूस्ट आया वो किस में आया, वीट प्रोडक्शन में, गेहूं के प्रोडक्शन में बूस्ट आया। एंड इम्प्रूव्ड फूड अवेलेबिलिटी इन द कंट्री, हाउएवर इट वाइडन द गैप बिटवीन डिफरेंट क्लासेस एंड रीजन्स। देखो भाई पहले हमारे यहाँ जो है गेहूं कम खाया जाता था ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले, ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा। हमारे इधर जो मोटे अनाज हैं जैसे बाजरा है, मक्की है, ठीक है, ये अनाज ज्यादा खाए जाते थे। रोटियां भी जवार बाजरा मक्की इनकी ही ज्यादा बनाई जाती थी, रागी वगैरह की, ठीक है। तो अब क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में फोकस किया जाता है बहुत ज्यादा वीट पे, गेहूं के प्रोडक्शन का मतलब ड्रास्टिक वे में इंक्रीज हुआ गेहूं का प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन। और जो आप अपने घरों में भाई रोटियां खाते हैं आज गेहूं की, और आप धीरे धीरे देख भी रहे होंगे कि लोग फिर से वापस उसी एरा में आ रहे हैं। अब मल्टीग्रेन आटा जो है, मल्टीग्रेन जो आटा है भाई, लोग उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं, उस पर स्विच कर रहे हैं। तो चीजें वही जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक टाइम था कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, देश का पेट भरने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी क्रांति लेके आनी पड़ी, ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसा स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ा। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए भाई, हमारी हेल्थ को डिग्रेड करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ह्यूज लेवल पे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज भी होने लगा। तो हम क्या कहाँ पे जा रहे हैं, वापस से फिर हम मल्टीग्रेन आटे की तरफ जा रहे हैं, जिसमें भाई हम रागी मक्की बाजरा चना ये सब हम मिला के खाते हैं। Regions like Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh became agriculturally rich, while other areas stayed underdeveloped. देखो भाई इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक इम्पैक्ट ये भी आता है कि जो पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे तो एग्रीकल्चरली रिच हो गए लोग, लेकिन दूसरे एरियाज में फिर भी वो अंडर डेवलप्ड ही रहते हैं। दूसरे एरियाज में वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि भी जो फोकस किया गया था वो पंजाब पे, हरियाणा पे और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पे ही किया गया था। Effects of the green revolution. Now we will discuss about the effects of the green revolution ki green what will be the outcome of green revolution. The gap between poor farmers and landlords created conditions for left wing groups to organize poor farmers. अब देखो भाई क्या जो गैप था पुअर फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में, वो एक ऐसी कंडीशन स्टार्ट करता है कि लेफ्ट विंग ग्रुप्स थे वो ऑर्गेनाइज करते हैं पुअर गरीब फार्मर्स को। इट ऑल्सो लेड टू द राइज ऑफ न्यू ग्रुप कॉल्ड द मिडल पीजेंट। और वही मध्यम किसान करके भी एक कैटेगरी का राइज होता है, उदय होता है। भाई एक कैटेगरी बन जाती है बिल्कुल गरीब और बहुत अमीरों के बीच में, मध्यम किसानों, क्योंकि भाई छोटे किसानों को भी इसका बेनिफिट मिला। और छोटे किसानों को जब बेनिफिट मिलता है, सिंपल सी बात है, वो मिड 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 में आ जाएंगे, मिडल रेंज में आ जाएंगे। और उन्हीं को कहा गया मिडल पीजेंट, मध्यम किसान। चले अब देखते हैं भाई लेटर डेवलपमेंट्स in India. There were big changes starting from the late 1960s. From 1967 onwards, the government imposed many new rules on private businesses. अब देखो भाई भारत में क्या होता है, लेट 1960s में 1967 से क्या होते हैं, द गवर्नमेंट इम्पोज मैनी न्यू रूल्स ऑन प्राइवेट बिजनेसेस। और भाई बहुत सारे नए रूल्स प्राइवेट बिजनेसेस के ऊपर क्या कर दिए जाते हैं दोस्तों, इम्पोज कर दिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो देखना है हमें। 14 प्राइवेट बैंक्स वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। और भाई 14 जो गवर्नमेंट सर प्राइवेट बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकृत कर दिया जाता है भाई 1969 में। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में, खासकर जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम्स होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपके लिए सीयूटी के लिए भी, या फिर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के लिए जो एंट्रेंस देंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए इसको देख लेते हैं, एक नई स्लाइड पे हम थोड़ा सा तरीके से पढ़ लेते हैं। अच्छा देखते हैं भाई 1969 में दोस्तों क्या होता है। 1969 1969 में प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय भाई, अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, देखो हमें सब चीजें कवर करके चलनी है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो साथ के साथ बताता रहा हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। श्रीमती इंदिरा गांधी। अब होता क्या है दोस्तों,
बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस एक पास होता है, एक ऑर्डिनेंस, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। और ये भी ध्यान रखना है भाई, कौन सा ऑर्डिनेंस था? दैट वाज बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1969। ठीक है, इसके अंडर क्या किया जाता है भाई? 14 जो बैंक्स थे, ठीक है, वन, लिख लेते हैं भाई इनको एक बार, फिर 14 के 14 बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, फिर मैं आपको बोल रहा हूं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचनी है चीजें। कैसे क्वेश्चन बन सकता है भाई? आप ये सोचो कि वो क्या करेगा, वो 14 बैंक्स में से 4 बैंक्स के नाम दे देगा, और उसमें से एक बैंक ऐसा होगा जो इस लिस्ट में नहीं आता है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, आपको ये 14 बैंक है, थोड़ा सा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनको रट लेना है, या बट एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जब आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे दोस्तों, तो फिर उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, कि क्वेश्चन आ गया, मान के चलो 4 बैंक्स के नाम उसने दे दिए, और 4 बैंक्स के नाम देने से क्या होगा? 4 बैंक्स के नाम देने से भाई वो ये पूछ लेगा एक बैंक ऐसा होगा जो इस लिस्ट में नहीं होगा, कि कौन सा बैंक था वो नेशनलाइज नहीं किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलाहाबाद बैंक की भाई। इलाहाबाद बैंक, जो ये 14 बैंकों का जिनका नेशनलाइजेशन किया गया था, तो फर्स्ट बैंक वाज इलाहाबाद बैंक। सेकंड बैंक की अगर हम बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। थर्ड बैंक की बात करें तो भाई बैंक ऑफ इंडिया। और ये ध्यान से देख लो दोस्तों, ठीक है, इनको याद रखना है भाई। क्वेश्चन आ जाएगा, वो एसबीआई डाल देगा या कोई और बैंक डाल देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन सा है। और क्वेश्चन पूछ भी लेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक स्टेट है दोस्तों, कैपिटल है जिसकी मुंबई। फिफ्थ बैंक की अगर बात करें तो कैनरा बैंक। और अब क्या हो गया दोस्तों, इन बैंकों का मर्जर भी हो गया है कुछ बैंकों का। ठीक है, ये भी मैं आपको, जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं या जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली ये चीज, कि इन बैंक्स का मर्जर भी हो गया, कुछ बैंकों को मिला के एक ही बैंक बना दिया गया है। फिर सिक्स बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कई कई बैंक को मिला के एक ही बैंक बना दिया है। सेवंथ की बात करें तो देना बैंक। एट्थ की बात करें तो इंडियन बैंक। तो आपका ये छोटा सा होमवर्क रहेगा कि आपको मर्जर देखना है, कि जो अभी लेटेस्ट मर्जर हुआ है बैंक्स का, वो कौन कौन से बैंक्स का हुआ है। फिर भाई पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी जिसको हम बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी जिसको हम बोलते हैं। अगर हम बात करें टेंथ की तो इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये सारे नाम आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको याद रखेंगे भाई। द नेक्स्ट वन इज सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक। द ट्वेल्थ वन इज यूसीओ बैंक, या यूको बैंक इसको बोलते हैं। थर्टींथ की अगर बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एंड द लास्ट वन इज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है भाई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वन इज इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिफ्थ वन इज कैनरा बैंक। सिक्स्थ इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेवंथ इज देना बैंक। एट्थ इज इंडियन बैंक। नाइन्थ इज पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। 11th इज सिंडिकेट बैंक। 12th इज यूको बैंक। 13th इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एंड द 14th इज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई। तो ये 14 बैंक्स थे जिनका बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंडर क्या कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, प्राइवेट बैंक्स को राष्ट्रीयकृत करके उनको भी सरकारी बैंक बना दिया था। और उस टाइम पे अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर की, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भाई प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर। चल, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी भाई, देख लेते हैं दोस्तों। एक छोटी सी बात मैं आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन में बताना भूल गया बच्चों, उसको एक बार देख लेते हैं। जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपसे एग्जामिनर।
फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन था? उनका नाम था भाई डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ध्यान रखना है भाई, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो दोस्तों ध्यान रखना है इसको, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनको भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, एंड दैट वाज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। 14 बैंक्स की हमने बात कर ली है कि कौन कौन से बैंक हैं उसमें। द गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस प्रोग्राम एम्ड एट हेल्पिंग द पुअर। और भाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है एक प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स भी जिसका एम क्या था? हेल्पिंग द पुअर। दी चेंजेस शोड ए शिफ्ट टूवर्ड्स सोशलिस्ट आइडियाज। और भाई देखो क्या हुआ, प्राइवेट बैंक्स को सरकारी कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये जो अप्रोच है ये क्या थी? ये एक शिफ्ट था कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं? सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं। This shift led to strong debates among political parties and expert in the country। और भाई इसने जन्म दिया किसको भाई? आ, इस शिफ्ट ने, जो ये शिफ्ट किया था 14 बैंक को, प्राइवेट बैंक्स को, अब आप नेशनलाइज बैंक बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप सोशलिस्ट अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई इन्होंने क्या कर दिया भाई? एक जन्म दिया किसको दोस्तों? वो जन्म दिया एक स्ट्रॉन्ग डिबेट्स अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड एक्सपर्ट इन कंट्री। भाई भारत में पॉलिटिकल पार्टीज और एक्सपर्ट के बीच में एक बहस को, एक वाद विवाद को इसने जन्म दिया। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों भाई हमारा जो टॉपिक था, इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको भाई ये चीजें समझ आई होंगी। अब आपको देखो करना क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है भाई रिवीजन। वो क्या है दोस्तों? रिवीजन करना है अच्छे से, चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवीजन करो इसका। और भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज का क्या करना है भाई? आपने प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि दोस्तों जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हो या फिर पीवाईक्यूज करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको एक अप्रोच पता चलती है कि एग्जामिनर कहां से पूछता है। तो भाई सब लोग खूब सारी मेहनत करेंगे। नेक्स्ट सेशन में भाई मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद।